नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म और बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे स्वागत है। प्यारे साथियों, आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं आपका एक प्यारा सा टॉपिक जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम सदिशों की बात करें तो सदिशों में सदिशों का वियोजन और सदिशों का गुणन, ये दो चीज़ जो होती है बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है। लेकिन अगर आप समझने वाले हो तो आपको इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपको ये टॉपिक ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक के प्रति और ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक सदिशों का वियोजन, यानी कि आप यहां पे सदिशों को तोड़ना सीखेंगे। वियोजन का अर्थ क्या होता है? वियोजन का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना। मतलब अगर आपके पास कोई चीज है, आप उसे दो हिस्सों में तोड़ दो, तो यही तो होता है वियोजन, है ना। तो सदिशों का वियोजन आज हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे साथियों। और बात करूं इसके अंतर्गत हम लोग और क्या क्या सीखेंगे, तो आज हम लोग सीखेंगे सदिशों का गुणन, यानी कि क्या सीखेंगे? सदिशों का गुणन भी सीखेंगे। और गुणन आप सभी जानते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अदिश गुणन। क्या होता है? अदिश गुणन होता है। और एक होता है हमारा सदिश गुणन। क्या होता है? सदिश गुणन। तो आज हम लोग यही दो चीजें और सदिशों का वियोजन, ये तीन चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो एक बार सारे बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा। क्योंकि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी आपकी क्लास, प्यारी सी फिजिक्स की क्लास को। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं सदिशों का गुणन, तो सदिशों का गुणन ना दो प्रकार से होता है। जितने भी दुनिया भर के सदिश होते हैं, सदिश राशियां होती हैं, उनका गुणन दो प्रकार से हो सकता है। पहला गुणन होता है अदिश गुणन, यानी जब मैं दो सदिशों को इस प्रकार से गुणा करूं कि जो मेरा रिजल्ट आए, जो मेरा प्रोडक्ट आए, वो क्या आए? अदिश प्राप्त हो। तो इसी प्रकार के गुणन को हम कहते हैं अदिश गुणन। मतलब दो चीजों को गुणा किया और रिजल्ट में मुझे क्या मिला? अदिश मिला। दो सदिशों को गुणा किया, रिजल्ट अदिश मिला, तो हम इस प्रकार के गुणन को हम क्या कहते हैं? अदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, इसे डॉट गुणन भी कहते हैं, है ना। और इसे क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर गुणन भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या हमने देखा? देखिए, इसमें दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश होती है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं, तो उदाहरण के तौर पे हम इसमें कह सकते हैं कि कार्य जो होता है ना, कार्य कार्य वास्तव में दो सदिशों के गुणनफल का नतीजा होता है। जैसे दो सदिश हो गए बल और विस्थापन, जब हम इनको गुणा करते हैं तो कार्य मिलता है, जबकि कार्य हमारा क्या होता है? एक अदिश राशि है। ठीक है, तो कार्य कैसे मिलता है? बल और विस्थापन के गुणनफल से मिलता है। लेकिन हमारा जो बल और विस्थापन है दोनों ही सदिश राशि है, जब इनका गुणा कर देते हैं तो मिलता है कार्य। हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि जो कार्य है वो अदिश राशि है, लेकिन एफ वेक्टर और डॉट डी वेक्टर, डी क्या है? यहाँ पे विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप एस से भी शो कर सकते हो, किसी किसी किताब में एस से शो किया रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखते हैं कि अगर हम दो सदिशों का गुणा करें और हमें क्या मिले? एक अदिश, यानी कि कार्य क्या है? एक अदिश है, तो हम कहते हैं इसे अदिश गुणा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सदिश गुणा। अगर मैं गुणन की बात करूं, सदिशों का गुणन तो दो प्रकार का होता है। जैसे मैंने कहा, एक हो गया हमारा अदिश गुणन, जिसमें हमें दो सदिशों का गुणन एक अदिश राशि मिलती है, वो अदिश गुणन हो गया। लेकिन अगर दो सदिशों का गुणा किया और एक सदिश राशि मिल जाए, तो हम इस प्रकार के गुणन को कहते हैं प्यारे बच्चों सदिश गुणन, यानी वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा गुणन जिसमें हम दो सदिशों को जब इस प्रकार से गुणा करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो सदिश मिल जाता है। तो इस प्रकार के गुणन को हम क्या बोलेंगे? सदिश गुणन कहेंगे। तो बहुत आसान सी चीज है। जैसे कि अगर मैं इसमें उदाहरण के तौर पे लूं, तो आप कह सकते हैं बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण भी होता है, बल भी होता है। बल आघूर्ण जैसे आप लिखते हो तो बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, यहाँ पे दो चीजों को जब हम गुणा करते हैं तो हमें बल आघूर्ण मिलता है, जो कि एक सदिश राशि है। और अगर मैं उदाहरण की बात करूं, तो आप उदाहरण की बात कर सकते हैं, बल की ही बात कर लीजिए। बल होता है, लेकिन बल में तो द्रव्यमान होता है और त्वरण होता है। ठीक है, तो बल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी राशियां हैं फिलहाल आप जिनका दो सदिशों का अगर आप गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सदिश मिलता है। दो सदिशों का अगर गुणा एक सदिश प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे टाउ हमें मिला है, टाउ वेक्टर। वास्तव में टाउ वेक्टर क्या होता है? बल, यानी कि एफ वेक्टर, और इसका क्रॉस करते हैं, एफ वेक्टर का क्रॉस करते हैं एल के साथ, तो हमें जाकर के मिलता है क्या? टाउ मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है, वो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उसके ऊपर बल आघूर्ण लगता है, जो कि होता है टाउ वेक्टर बराबर, टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जहां पे पी क्या है प्यारे बच्चों? पी है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी राशियां हैं। जब दो राशियों को गुणा कर रहे हैं और गुणा करने पर हमें एक सदिश मिल रहा हो, जैसे p और e को गुणा किया और हमें एक सदिश मिला, ठीक है, तो ये सदिश गुणन कहलाता है। जब दो चीज़ों को गुणा करने पर हमें एक अदिश प्राप्त हो तो वो अदिश गुणन कहलाता है। तो सिंपल सा यही लॉजिक है। लेकिन हम जब इसमें गुणा करते हैं ना अदिश गुणन में, तो हम देखिए दो सदिशों के बीच में डॉट लगाएं, दो सदिशों के बीच में क्या लगाए हैं, डॉट लगाए हैं, इसलिए अदिश गुणन को डॉट गुणन भी कहते हैं। और अगर दो सदिशों के बीच में क्रॉस लगाए, देखिए इसे क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। तो अगर दो सदिशों के बीच क्रॉस लगाए तो हम इसे क्रॉस गुणन भी कहते हैं और सदिश गुणन भी कहते हैं। तो जब दो सदिशों का क्रॉस होने पर मुझे क्या मिलता है, एक सदिश मिलता है, तो हम इसे स्केलर गुणन ना कहकर हम इसे वेक्टर गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर गुणन कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि इसमें हमें वेक्टर मिल रहा है राशि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदिश गुणन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। तो होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। जब दो राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि हो, दो राशियों का गुणनफल ऐसा मिल रहा हो कि एक अदिश राशि हो, मतलब उसमें दिशा ना हो, तो उसे दो सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। इस प्रकार इसे बिंदु गुणन भी कहते हैं, बिंदु गुणन कह सकते हैं, डॉट गुणन कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इनमें डॉट गुणन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे W हमें मिला तो क्या मिला, F वेक्टर और D वेक्टर या फिर S वेक्टर। विस्थापन को आप S या D दोनों से शो कर सकते हैं। तो F वेक्टर डॉट D वेक्टर दोनों को हमने गुणा किया तो हमें कार्य मिला, कार्य हमारा एक अदिश राशि है। ठीक है, तो हमें किसे क्या कहते हैं, बिंदु गुणन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों सदिशों के बीच में एक बिंदु लगाया जाता है, एक डॉट लगाया जाता है। ठीक है, तो इसे डॉट गुणन या बिंदु गुणन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अगर दो सदिश हो, मान लीजिए कि हमारे पास एक सदिश हो, एक सदिश इस दिशा में हो, ए वेक्टर इस दिशा में हो और बी वेक्टर इस दिशा में हो, ए वेक्टर इस दिशा में, बी वेक्टर इस दिशा में, और दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा हो। ए वेक्टर उस दिशा में जा रहा हो, बी वेक्टर उस दिशा में जा रहा हो और दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा हो कुछ इस प्रकार से। तो अगर मैं इनका डॉट गुणन निकालूंगा, यानी ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इस तरीके से निकालूंगा, तो क्या आएगा। तो यहाँ पे आंसर ये आता है, अगर आप इनका डॉट निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर का परिमाण लिखेंगे, ए वेक्टर का परिमाण ऐसे करके लिखेंगे, ए वेक्टर का देखिए ऐसे परिमाण लिख दिया। फिर उसके बाद बी वेक्टर का परिमाण लिखिए, बी वेक्टर का परिमाण आप ऐसे कर देंगे, मॉड के अंदर बी लिख देंगे। और फिर इनके बीच जो एंगल बन रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है, उस एंगल का कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा करके ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा करके ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अगर ए वेक्टर का परिमाण ए हो और बी वेक्टर का परिमाण बी आया हो, ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं आप ए बी कॉस थीटा, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से कॉस थीटा का एंगल निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल जाएगा बड़े आराम से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अब हम यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ में इस परिमाण की व्याख्या करेंगे। विशेष स्थितियों में इस परिमाण की व्याख्या करेंगे, जैसे कि स्थिति ऐसी है कि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं और ये समदिश समांतर हैं। समदिश समांतर मतलब एक ही दिशा में है और समांतर है। अगर दो सदिश हैं, आप खुद सोचिए, अगर मेरे पास दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों एक ही दिशा में है, तो बताइए जरा इनके बीच कितना एंगल बनेगा, इनके बीच कितना एंगल बनेगा। आपके हिसाब से इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, कोई एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर मैं इनको करूँ और इनके बीच जो कोई एंगल नहीं बन रहा तो मैं लिखूंगा ए बी कॉस 0 डिग्री। तो आपके हिसाब से ए बी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान कितना होता है आप जानते हैं, कॉस 0 का मान होता है 1, है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर मिलेगा ए बी कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। इस तरीके से हमें प्राप्त होता है जब दो सदिश क्या होते हैं, समदिश होते हैं या फिर समांतर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश हो, अगर दोनों ही समान हो, मतलब ए वेक्टर भी हमारा ए हो और बी वेक्टर भी हमारा क्या हो, बी वेक्टर भी हमारा ए हो, दोनों अगर समान सदिश हैं, दोनों ही समान सदिश हैं, दोनों एक ही है, तब बताइए क्या होगा। अगर दोनों एक ही हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, दोनों एक ही हैं तो दोनों को खुद से मल्टीप्लाई करने का कितना एंगल बनेगा, आप बताइए। खुद को खुद से मल्टीप्लाई करना है जी, कितना एंगल बनेगा बताइए। जब खुद का खुद से मल्टीप्लाई होगा तो एंगल तो 0 डिग्री बनेगा ना, बताइए फिर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वास्तव में क्या है, एक ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण भी ए है, और दोनों के बीच में एंगल, खुद के बीच में एंगल खुद का किससे बनेगा, खुद का खुद से एंगल कितना बनेगा, तो खुद का खुद से एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, है ना। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो चलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसी स्थिति में आएगा, ये तो हो गया 1, ए इंटू ए बन गया ए स्क्वायर, ऐसे बन गया। तो ये हमारा बन के निकल आता है एक, ठीक है, एक हमारा ये बन के निकल आता है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब ए और बी विपरीत समांतर हो,
विपरीत समांतर का अर्थ क्या होता है? विपरीत समांतर का अर्थ होता है भैया एक हमारा इधर की तरफ आ रहा हो और दूसरा इधर की तरफ जा रहा हो, मतलब ए वेक्टर मेरा इस दिशा में जा रहा हो और बी वेक्टर मेरा इस दिशा में जा रहा हो और दोनों समांतर हो और एक दूसरे की दिशाओं में विपरीत हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर हमारा ए है और बी वेक्टर हमारा अगर बी हो, बी वेक्टर बी के बराबर हो और दोनों विपरीत समांतर। विपरीत समांतर जानते हैं? विपरीत समांतर मतलब इनके बीच में अब एंगल कितना बनेगा? विपरीत समांतर मतलब एंगल कितना बन रहा है? दोनों एक दिशा में तो 0 डिग्री, उल्टा दिशा में चला जाएगा तो 180 डिग्री। कितना एंगल बनेगा अब इनके बीच में? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण ए हो गया, बी वेक्टर का परिमाण बी हो गया। इनके बीच जब एंगल की बात करेंगे तो कॉस 180 डिग्री। क्या आप कॉस 180 डिग्री का वैल्यू जानते हैं? क्या आप cos 180 डिग्री का वैल्यू जानते हैं? अगर आपको मैं cos 180 डिग्री का वैल्यू बताऊं तो आप इस तरीके से तुरंत ग्राफ बनाना। आप यहां से ग्राफ को स्टार्ट करना इस तरीके से देख लेना। cos 0 डिग्री का मान होता है +1, आप जानते हैं। cos 90 डिग्री का मान होता है 0। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है cos 180 जिसका मान होता है प्यारे बच्चों -1। cos 180 का मान कितना होता है? cos 180 डिग्री का मान होता है -1। तो यहाँ पे हम -1 देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे रख देंगे cos 180 जो कि होता है -1 रखते ही ए बी से मल्टीप्लाई होकर माइनस का ए बी बन जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मिलेगा माइनस का ए बी बन जाएगा। इस तरीके से इस तरीके से ऐसे हमारे पास ये भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो। जब ये दोनों परस्पर लंबवत हो यानी ए वेक्टर मेरा कुछ ऐसा जा रहा हो, ए वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ जा रहा हो, बी वेक्टर मेरा इधर की तरफ जा रहा हो, अब बताइए क्या होगा? अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा तो क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा तो क्या होगा? लिखेंगे इस तरीके से, ए वेक्टर का परिमाण तो ए हो जाएगा, बी वेक्टर का परिमाण बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू आप बताइए कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? कॉस 90 का मान होता है 0। जब 0 होता है तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। आप एक कंडीशन याद रखिएगा, बहुत काम देगी। ये वाली कंडीशन बहुत काम की है, ये वाली कंडीशन बहुत काम की है। जब दो सदिशों के बीच में, जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं ना, तो उनका परिमाण जो होता है ना, उनका डॉट गुणन जो होता है 0 होता है। जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, जब दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है दो सदिशों के बीच में, तो उनका जो परिमाण होता है, जो उनका डॉट गुणन होता है, वो क्या होता है? 0 होता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, एग्जाम में भी आते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। अब यहाँ पे आपके पास एक सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं दो न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूँ। ये आपके दो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, देखिए कैसे 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 इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आपको दे दे कुछ इस प्रकार से, आप लिख लीजिएगा। दिया है, क्या क्या दिया है आप देखिएगा। दिया है पहले लिख लेंगे, सबसे पहले जब भी आप सॉल्व करिएगा सबसे पहले लिख लीजिएगा दिया है, क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ये दिया है आपको। और बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में k कैप, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको डॉट गुणन निकालना है। डॉट गुणन कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप लिखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको निकालना है। इस केस में पहले आप ए वेक्टर लिखिए यहाँ पे इस तरीके से, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप। इस तरीके से आप ए वेक्टर लिख लीजिए पूरा, ठीक है, जो आपको दिया है 1 2 3 इस तरीके से लिख लिया। और इनटू में डॉट करके ऐसे लिखिए, डॉट लगाइए बीच में दोनों के, और फिर उसके बाद लिखिएगा क्या लिखेंगे? 3i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में k कैप। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब इसका डॉट गुणन करना बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे सर? करना का तरीका बस इतना है, देखिए आई का गुणांक क्या है। अगर आपसे कोई पूछे आई का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब जानते हैं, जैसे अगर आप कहीं लिखा हो 3x तो x का गुणांक कितना है? 3 है। 5x स्क्वायर लिखा है तो कोई पूछे x स्क्वायर का गुणांक बताइए कितना है, तो आप कहोगे 5 है ना। तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आई का गुणांक कौन सा है? आई कैप का गुणांक कौन है? आई कैप का गुणांक आप कहोगे सर 1 है, दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई गुणांक नहीं है, इसलिए आई कैप का गुणांक हम मानेंगे 1। तो यहाँ पे हम आई कैप का गुणांक 1 मानेंगे। यहाँ आई कैप का गुणांक कितना है? 3 है। तो आई कैप का गुणांक आई कैप के गुणांक को मल्टीप्लाई करिए, सिंपल। तो 3 का किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला, जे कैप का गुणांक कितना है? 2। जे कैप का गुणांक कितना है? 2। 2 2 जा कितना होगा? 4। प्लस साइन लगाइए, 4 लिखिए, सिंपल। इधर देखिए, इधर देखिए, के कैप का गुणांक कितना है? 3। के कैप का गुणांक कितना है? 1। के कैप का गुणांक 3, के कैप का गुणांक 1। 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या समझ में आई चीजें? क्या समझ में आई? सिंपल है ना, सिंपल है गुणा करना, दोनों को गुणा करना सिंपल है। कैसे हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 3 3 6 4 10, 10 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 मात्रक लगा दीजिएगा आगे, क्योंकि अभी मेरे पास कोई यूनिट नहीं दिया है, तो हम मात्रक लगा देंगे इनका आगे, क्या लगा देंगे? मात्रक लगा देंगे।
बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अगले आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्या है, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश इतना और सदिश इतना परस्पर लंबवत है। क्या यहाँ लंबवत कंडीशन आ गई? जल्दी से बताइए, क्या यहाँ पे लंबवत कंडीशन प्राप्त हो गई हमें? लंबवत, जब भी ऐसी कोई कंडीशन दिख जाए लंबवत वाली कंडीशन, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज को ध्यान रखना है, जब भी लंबवत कंडीशन दिख जाए मतलब ये दोनों सदिश का जो गुणन है, डॉट गुणन है, वो शून्य होना चाहिए। डॉट गुणन इनका शून्य होना चाहिए। तो मतलब अगर मेरे पास, अगर मैं मान लूँ इसे, अगर मैं लेट से कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ दिया है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ दिया है, तो मेरे पास मुझे क्या क्या चीज़ें दी हैं पहले तो मैं वो देख लेता हूँ। पहले तो मैं मुझे वो देख लूँ क्या क्या चीज़ें मुझे दी हैं। मैं इसे मान लेता हूँ कि ए वेक्टर, मैं इसे मान लेता हूँ ए वेक्टर मुझे ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस में लैम्डा जे कैप प्लस में 5k कैप, ये मुझे दिया है। और मेरे पास बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस का आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस में के कैप। ये दो चीज़ें मुझे दी हैं, ये दो चीज़ें मुझे दी हैं। जबकि हमें यहाँ पे चूंकि लंबवत आगे बोल दिया है, लंबवत बोल दिया है, तब यहाँ पे हमें क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो गुणन है, डॉट गुणन, उसे शून्य कर देना। लंबवत में हम यही कंडीशन रखते हैं कि दोनों के गुणन को हम क्या कर देते हैं? अक्सर शून्य कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो दोनों के गुणन हम यहाँ पे क्या कर देंगे? लंबवत की कंडीशन है इसलिए हम यहाँ पे दोनों को क्या कर रहे हैं? शून्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर दिया। आगे क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे, आपको पता है ना, पहले ए वेक्टर लिखेंगे, डॉट बी वेक्टर लिखेंगे और फिर दोनों को जीरो कर देंगे। चलिए यहाँ पे फिर हम लोग वही करके देखते हैं, दोनों को डॉट गुणन करके शून्य करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट गुणन जीरो है, तो मैं पहले ए वेक्टर लिख देता हूँ, फिर बी वेक्टर लिख देता हूँ और फिर इसको बराबर जीरो कर देता हूँ। पहले देखिए ए वेक्टर को मैं लिखने जा रहा हूँ, लिखूंगा मैं 2i कैप प्लस में लैम्डा जे कैप प्लस में 5k कैप, ये मैंने लिख दिया ए वेक्टर। और फिर उसके बाद डॉट लगाऊंगा, फिर बी वेक्टर लिख दूंगा। तो मैं डॉट लगाऊंगा ऐसे और बी वेक्टर लिख दूंगा कैसे? माइनस का आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। तो क्या लिखूंगा? माइनस का आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का के कैप बराबर क्या करूंगा? जीरो कर दूंगा, जीरो कर दो। अब देखिए मैंने अभी इसके पहले वाले में क्या बताया था? मैंने इसके पहले वाले में बताया था कि आई कैप का आई कैप के जो गुणांक है उसके साथ गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे आई कैप का गुणांक 2 है, यहाँ पे आई कैप का गुणांक कितना है? -1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई कैप का गुणांक -1 है, तो -1 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, डन। अब देखिए इसका जे कैप का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ पे जे कैप का गुणांक कितना है? लैम्डा। लैम्डा 1 जा कितना हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। इधर देखिए के कैप का गुणांक 1 है, यहाँ के कैप का गुणांक 5 है, तो 5 एकम कितना हो जाएगा? तो 5 एकम 5 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा। 5 में से 2 निकल गया, 5 में से 2 निकल गया, आप बताइए कितना हो जाएगा? 3 बचेगा। 5 में से 2 निकल गया तो आप कहोगे सर +5 और -2 कितना हो जाएगा? 3 बचेगा। तो लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लैम्डा बराबर +3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। सो सिंपल एंड सो ईजी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया। क्या हो जाएगा हमारे पास? लैम्डा बराबर -3। बताइए समझ में आया कैसे करना है? बताइए समझ में आया कैसे करना है? इस तरीके से हम इसको आंसर ला देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणन। दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणन यानी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का सदिश या वज्र गुणन बहुत आसान है प्यारे बच्चों। सदिश गुणन जब हम बात करते हैं ना, जैसे कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि कोई एक सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर, उसका परिमाण अगर मान लीजिए ए हो, और बी वेक्टर मेरे पास कोई सदिश है, उसका परिमाण मेरे पास बी दिया हो। ठीक है, अब अगर इनका सदिश गुणन कर रहा हूं, सदिश गुणन मतलब क्रॉस गुणन होता है, तो अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणन कर रहा हूं, इसे क्रॉस गुणन भी कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में लगता है क्रॉस। क्या लगता है? इनके बीच में क्रॉस लगता है। लेट्स से कि हमारे पास ए वेक्टर की दिशा इधर हो और बी वेक्टर की दिशा इधर हो, ए वेक्टर इस दिशा में जा रहा हो और बी वेक्टर इस दिशा में जा रहा हो, तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा होता है और इन्हें हम सदिश गुणा कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? सदिश गुणा कर रहे होते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल थीटा बनता है हम उसका लेते हैं साइन थीटा। ए वेक्टर का परिमाण देखिए क्या है? ए, तो ए वेक्टर का परिमाण लिखेंगे ए, बी वेक्टर का परिमाण लिखेंगे बी, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, उसका साइन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन थीटा लेते हैं। इस तरीके से ऐसे करके साइन थीटा लेते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन के आता है प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन बन के निकल के आता है। इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन बन के निकल के आता है। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो निकलेगा ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला निकल के आता है क्रॉस का, क्रॉस गुणन का एक फॉर्मूला निकल के आता है। चलिए देखते हैं इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसके उपयोग की बारी आती है तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कहा गया है, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन सदैव शून्य सदिश होता है।
क्यों कैसे होगा आप बताइए जरा से। दो समांतर सदिश, जैसे कि कहा जाए ए वेक्टर की दिशा भी यही है, एक सदिश की दिशा, और वही दूसरे सदिश की भी दिशा है, तभी तो समांतर होंगे ना, तभी तो समांतर होंगे। अगर दो समांतर सदिश है यानी दोनों की डायरेक्शन एक ही है, और अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो इनके बीच जो एंगल बनेगा थीटा, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इनके बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। और अगर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का बन रहा है तो फिर अगर आप इनका गुणा करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप लिखोगे, सॉरी डॉट नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। हम यहाँ पे लगेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर लिखेंगे ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, और दोनों के बीच बनने वाला एंगल साइन कितना लग रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समांतर हैं। दोनों कैसे हैं, समांतर हैं, पैरेलल हैं, इसलिए दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान जानते हैं 0 होता है, 0 से सबको गुणा कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा बताइए, बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दो लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के तुल्य होता है। क्या कह रहा है, देखिए जैसे मेरे पास अगर कह दूं कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण, और कैसे सदिश है मेरे पास, देखिए लंबवत सदिशों के, यहाँ पे देखिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, कैसा शब्द है, लंबवत सदिशों के सदिश गुणन। देखिए यहाँ पे इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, लंबवत सदिशों के कैसा गुणन, सदिश गुणन की बात हो रही है। ठीक है, जब लंबवत सदिशों के सदिश गुणन की बात हो रही है प्यारे साथियों, तो फिर हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सदिश होगा, मान लीजिए कि ए वेक्टर है एक सदिश हमारा, और एक सदिश हमारा बन रहा है बी वेक्टर, और इनके बीच जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इन दोनों सदिशों को हम क्रॉस गुणन कर रहे हैं। कैसा गुणन करना चाह रहे हैं, क्रॉस गुणन करना चाह रहे हैं इनके बीच में। जब इनके बीच में आप क्रॉस गुणन करोगे तो ए वेक्टर का परिमाण हमें लिखना पड़ेगा ए, और बी वेक्टर का परिमाण बी। लेट्स से कि ए वेक्टर का जो परिमाण है वो क्या है, ए है, इसका परिमाण ए है, और बी वेक्टर का जो परिमाण है वो बी है। इस तरीके से हम लिख देते हैं, ये परिमाण है, ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी। अगर ये ऐसा हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसे लिखेंगे तो हम इनका अगर गुणा करें तो क्या हो जाएगा, गुणा बताइए, इनका क्रॉस गुणा, इनका क्रॉस गुणा कितना हो जाएगा, इनका क्रॉस गुणा कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। इनका क्रॉस गुणा हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, और इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, साइन 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, चलिए अब इनके पास साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना निकलेगा बताइए, दोनों सदिशों के बस परिमाणों के गुणनफल के बराबर रह जाएगा, दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर बस रह जाएगा चीज़। ठीक है, तो ये क्या बन के रह गया, देखिए दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर रह गया। जब ये दो सदिश परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। अगर दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो इनका जो परिमाणों का गुणनफल है बस वही इनका सदिशों का गुणनफल ही होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, यही यहाँ पे कह रहा है कि सदिशों का गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के, सदिशों का गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के तुल्य होता है, बस यही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सदिशों का गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ऐसी कंडीशन कब होती है, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही शानदार चीज़ है, और ये शानदार चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप हो, मतलब तीन चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है इस दिशा में के कैप जा रहा हो, इस दिशा में जा रहा हो आई कैप, और इस दिशा में जा रहा हो जे कैप, इस तरीके से हमारे पास है। एक हमने इस तरीके से त्रिभुज बनाया, मतलब एक सर्किल बना लिया, वृत्त बना लिया है, और इस वृत्त के अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप आई कैप को जे कैप से गुणा करें, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब आप इधर से इधर जाते हो आई को जे से गुणा करते हो ना, इफ आई कैप को अगर आप गुणा क्रॉस गुणा करते हो जे कैप से तो आपको मिलता है के कैप, आई को जे से गुणा करते हो तो के मिलता है। ये देखिए पहले बात, यहाँ पे सर्किल देखिए ध्यान से, और फिर अगर जे कैप को के कैप से गुणा करते हो तो आई मिल जाता है, यानी जे कैप को अगर आप क्रॉस करते हो किससे, जे को के से क्रॉस करते हो तो आपको आई मिल जाता है घूम के, तो जे कैप क्रॉस के कैप करते हो तो आपको आई कैप मिल जाता है। देखते जाइए, बड़ा आसान सा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर आप के कैप को आई कैप से गुणा करते हो, अगर आप के कैप को आई कैप से गुणा करते हो, मतलब आप इधर से इधर जाते हो, आपको जे कैप मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, के कैप को अगर आप आई कैप से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, के को आई से गुणा करने पर जे मिल जाएगा, जे कैप मिल जाएगा। ये तीन चीज़ आपके बारे में बताया, तीन चीज़ आपको बढ़िया सी चीज़ बताई, ये तीन चीज़ बढ़िया सी चीज़ बताई। उसके अलावा देखिए तीन और चीज़ बताई गई है। तीन और चीज़ कौन सी बताई गई, तीन और चीज़ ये बताई गई है कि अगर आप उल्टा गुणा करें, उल्टा गुणा मतलब कि अगर आप आई से जे की जाने के बजाय जे से आई चले जाए तो क्या मिलेगा, अगर आप जे से आई चले जाए तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, जे से आई चले जाए तो क्या मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है।
अगर आप भाई जे से आई जाना चाहें, जे को आई से गुणा करना चाहें, आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ना चल रहे हो, इस तरीके से चलना चाह रहे हो, जे को आई से गुणा करना चाह रहे हो, तो अगर आप जे कैप को आई कैप से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का के कैप, क्योंकि आप उल्टा चल रहे हैं ना, तो जे को आई से गुणा करने पर माइनस का के मिलेगा, तो माइनस का के कैप मिलेगा। अगर आप यही आई कैप को के कैप से गुणा कर रहे हो, मतलब आई कैप को अगर आप क्रॉस कर रहे हो के कैप से, तो आपको मिलेगा माइनस का जे कैप, इस तरीके से याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आई हो गया, फिर अगर आप के को जे से गुणा कर रहे हो, के को जे से गुणा कर रहे हो, के कैप को अगर आप जे कैप से गुणा कर रहे हो, तो आपको मिलेगा माइनस का आई कैप, इस तरीके से आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपकी तीन चीज़ें, यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से सर्किल से डिनोट करके देख सकते हो। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछता है, कैसे एग्जाम में आपसे इससे कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो एग्जाम की बात करो तो एग्जाम में देखिए इस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकता है। आपको सदिश दिया है, एक सदिश दिया है, कह रहा है सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले लिखिए दिया है, सबसे पहले लिखेंगे आप दिया है, और उसके बाद आप डालेंगे क्या कि आपको ये क्या दिया हुआ है, ये तो कोई एक सदिश दिया है ना, ये कोई एक सदिश है, तो हम इसे आप मान लेंगे कि ए वेक्टर हमें ये दिया हुआ है, ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i कैप प्लस में जे कैप और माइनस में के कैप, ये हमें दिया। और ये हमें क्या दिया है, कोई एक सदिश दिया हुआ है बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस के कैप, ये हमें दिया हुआ है। मान लिया हमने दो सदिश दिया है, अब मुझे इसका क्रॉस गुणन निकालना है। क्रॉस गुणन मतलब इसका सदिश गुणन निकालना है। जैसे मुझे ये कहा गया है कि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके ऐसे बना लीजिए, इस तरीके से आप ऐसे खींच लीजिए, इसे कहते हैं आप मैट्रिक्स। क्या कहते हैं आप इसे, मैट्रिक्स कहते हैं। वास्तव में ये मैट्रिक्स में तो इस तरीके से ऐसे लगेगा, ये आप इसे डिटर्मिनेंट कह सकते हैं, कुल मिला के क्या कह सकते हैं, सारणिक कह सकते हैं इसे। तो सारणिक ये बन जाती है हमारी। तो सारणिक को हल करना मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट को हल करना सिखा रहा हूँ। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम ऐसे ही हल करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद सबसे ऊपर हम लिखेंगे क्या, लाइन खींचने के बाद सबसे ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, इस तरीके से हम सबसे ऊपर लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको लाइन खींचना है, फिर आई कैप जे कैप के कैप लिख लेना है। उसके बाद देखते जाइए कैसे क्या किया गया है। उसके बाद लिखते हैं, देखिए सबसे पहले लिखेंगे ए वेक्टर लिखा है आपने, तो सबसे पहले एक आई कैप का ए लिखिए। आई कैप का जो गुणांक है उसे देखिए, आई कैप का गुणांक यहाँ कितना है 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3। जे कैप का गुणांक कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। के कैप का गुणांक कितना है -1, यहाँ -1 लिख दीजिए। इस तरीके से पहले आप ए वेक्टर का पूरा गुणांक लिख लीजिए। ए वेक्टर का गुणांक आपने लिखा, जैसे कि आपने देखा आई कैप का गुणांक 3, जे कैप का गुणांक 1, के कैप का गुणांक -1, ठीक है। उसी तरीके से आई कैप का यहाँ गुणांक देखिए, आई कैप का गुणांक यहाँ 2 दिया है, जे कैप का गुणांक यहाँ 3 दिया है, के कैप का गुणांक यहाँ पे 1 दिया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे करते हैं वो देखते जाइए। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप पहले लिखेंगे आई कैप, पहले लिखेंगे आप आई कैप, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, फिर जे कैप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा करके लगाएंगे, फिर इसके बाद प्लस के कैप लिखेंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। अब देखते जाइए, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। आई कैप मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, माइनस जे कैप लिखा, ब्रैकेट लगाया, के कैप लिखा, ब्रैकेट लगाया, इस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पे देखिए इसको गुणा कैसे करते हैं। जब आप आई कैप लिखते हो ना, तो आप ये वाले फंक्शन को गुणा करना, ये वाले फंक्शन, इसको देखो, इसको आई कैप लिखोगे तो इसको गुणा करोगे, इसको। तो यहाँ पे किसको किसको गुणा करना है, देखिए 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 और -3 बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे, 1 1 जा 1, माइनस साइन लगाओ, 3 1 जा 3 और -3, -3 + 1 कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया। ये करना है आपको, बहुत आसान है ना। कैसे करना है, देखिए 1 1 जा 1, माइनस साइन लगाना है, 3 1 जा 3, -3, 3 और 1 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 4 हो गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है सबको। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, 4 हो गया, हमने इसको लिख लिया। चलिए इसको देखते हैं। जब जे कैप आप लिखिएगा, जब आप जे कैप लिखिएगा ना, तो आप पहले किसको किसको सॉल्व करोगे, देखो इधर वाला ये और इधर वाला ये, इन दोनों को जब जे कैप सॉल्व करोगे तो ये इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, ये वाले को और ये वाले को सॉल्व करोगे। देखो आप कैसे करोगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस, ठीक है, 2 1 जा 2 और माइनस को 2 आएगा। कैसे करोगे आप, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कैसे करोगे आप, ठीक है। कैसे करोगे आप, पहले आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया, 3 1 जा 3, माइनस साइन लगाया, 2 1 जा 2, माइनस का 2, तो -2 -1 कितना हो गया, 3 और 2, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5।
और के कैप लिख रहे हैं, के कैप लिख रहे हैं, तो के कैप लिखेंगे तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इनको सॉल्व करेंगे। के कैप लिख रहे हैं तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। 3 3 जा 6, 3 3 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस साइन लगाएंगे, 2 1 जा 2, 6 में से 2 चला गया, बचेगा 4। ये क्या बचेगा 4 बचेगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 जा, तो सॉरी 3 3 जा 9 होगा ना, सॉरी 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, 9 में से 2 निकल गया 7, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7। बस सॉल्व हो गया। अब इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे 4i कैप माइनस का 5j कैप और फिर उसके बाद प्लस का 7k कैप। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। अगर आप इसका परिमाण चाहते हैं, अगर आप इसका परिमाण चाहते हैं कि इसका परिमाण रूप में कितना आया है, तो आप यहाँ पे देखिए, इसको आप परिमाण भी निकाल सकते हैं। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आपको चाहिए परिमाण कितना आया है, तो आप इसको परिमाण के लिए आप अंडर रूट कर दीजिएगा। आई कैप का जो स्क्वायर है 4, उसको लिख लीजिएगा, उसका स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे जे कैप का स्क्वायर जो -5 है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस में के कैप का स्क्वायर जो है 7 उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो आप सबको जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 9 5 14 और 14 6 20। 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 6 20, 20 का 0 हो जाएगा और कैरी 2 आया, 4 2 6 7 8 1 9, 90 हो गया। इस तरीके से रूट 90 करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना मात्रक लिख सकते हो, इसमें गुणा करने के बाद आप इसमें मात्रक लिख सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें फाइनल आंसर लिख सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं आपका। अब लास्ट टॉपिक है आज का, सदिशों का वियोजन। यानी कि आप सदिशों को क्या करना चाहते हो, सदिशों को डिवाइड करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पेड़ है, मेरे पास एक क्या है, पेड़ है इस तरीके से। और पेड़ की क्या होती है, नीचे तो अब तना हो गया, ठीक है, इसका ऊपर क्या होता है, पेड़ के पास ऊपर होता है, पेड़ के पास हमारे पास शाखाएं होती हैं, पेड़ की खूब सारी शाखाएं होती हैं इस तरीके से। अगर ये पेड़ गिरता है, अगर ये पेड़ गिर जाता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये पेड़ गिर जाता है ना, यहाँ से कट के गिर जाता है, तो ये 2 हिस्सों में गिर जाता है। मतलब इसका ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, जब ये पेड़ गिरेगा तो ये वाला पार्ट इसका अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका अलग हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और ये वाला पार्ट इसका अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, अगर ये पेड़ गिर जाता है लेट से, तो ये वाला पार्ट इसका अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका अलग हो गया। ठीक है, 2 पार्ट में पेड़ बढ़ गया, 2 पार्ट में पेड़ इसका क्या हो गया, बढ़ गया। उसी प्रकार से अगर कोई सदिश है, लेट्स से कि हमारे पास कोई एक सदिश है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सदिश इस प्रकार से दिया हुआ है, हमारे पास कोई एक सदिश इस प्रकार से ऐसे दिया हुआ है, और ये सदिश हमारा दिया हुआ है ए वेक्टर। क्या दिया हुआ है सदिश हमारा, ए वेक्टर दिया हुआ है। अब अगर ये सदिश टूटेगा, अगर ये सदिश टूटेगा, वियोजित होगा, 2 टुकड़ों में, 2 हिस्सों में टूटेगा, तो इसके 2 घटक कैसे बनते हैं वो ध्यान से देखिए। इसके 2 घटक कुछ इस प्रकार से बनेंगे, जैसे एक बनेगा एक्स अक्ष की दिशा में घटक, एक इसका हिस्सा टूटता है एक्स अक्ष की दिशा में, एक इसका टूटता है हिस्सा एक्स अक्ष की दिशा में, और दूसरा हिस्सा इसका टूट के गिरता है वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में। तो इसके 2 हिस्से टूट के गिरते हैं, एक टूट के गिरता है एक्स अक्ष की दिशा में और एक टूट के गिरता है वाई अक्ष की दिशा में। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसके 2 हिस्से टूट के गिरते हैं, एक टूटता है एक्स अक्ष की दिशा में और एक टूटता है वाई अक्ष की दिशा में। ठीक है, हाँ, इस तरीके। तो यहाँ पे आपने ये चीजें समझ ली कि भाई साहब क्या समझ लिया कि अगर कोई एक सदिश होता है ए वेक्टर, वो एक हिस्सा उसका टूट के गिरेगा एक्स अक्ष की दिशा में, ये एक्स अक्ष की दिशा में टूटेगा, और एक सदिश इसका गिरेगा वाई अक्ष की दिशा में टूट के गिरेगा। अगर जो एक्स अक्ष की दिशा में टूट के गिरता है वो हिस्सा कहलाता है ए ऑफ एक्स, ऐसे करके, और जो इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक टूट के गिरता है उसे ए ऑफ वाई कहते हैं, ए ऑफ वाई कहते हैं। तो इसके 2 हिस्से टूट के गिर गए हैं, एक टूटा है ए एक्स और एक टूटा है ए वाई टूटा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो यहाँ पे ए एक्स है, अगर ये हमारा ए वेक्टर इसके साथ थीटा एंगल बना लिया, अगर इसने ए वेक्टर ने एक्स के साथ थीटा एंगल बना लिया है, तो अगर आप इसे 2 हिस्सों में तोड़ो, 2 हिस्सों में ब्रेक करो, लेट्स से कि ए एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर आप ये जानना चाहो कि ए एक्स की वैल्यू कितनी है तो कैसे निकालोगे, देखो जैसे ऐसे आप ये जानना चाहते हो कि ए एक्स की वैल्यू आखिरकार है कितनी, कितनी वैल्यू है ए एक्स की, ए एक्स का मान कितना है, तो आप क्या करोगे, इस ए एक्स का मान जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट था। अच्छा, आप मुझे एक बस इतनी सी बात बताओ, मेरे पास ये पेड़ था, ये पेड़ 2 हिस्सों में टूट गया, इसका तना अलग हो गया, पेड़ अलग हो गया, क्या अब ये पेड़ भी बचा रह पाया,
क्या अब ये पेड़ का अस्तित्व है? आप कहोगे नहीं सर ये पेड़ तो अस्तित्व तो खत्म हो गया, अब इसके तो दो हिस्से बचे गए, हमारे पास दो हिस्सों में टूट गया ये। उसी प्रकार से हमारे जब दो एक वेक्टर ए वेक्टर दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है ए एक्स और ए वाई में, तो ये जो मूल हिस्सा इसका होता है ए, वो खत्म हो जाता है। यानी अब मैं इसको चाहूँ तो इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, बस हमारे पास ए के दो हिस्से रह गए। कौन कौन से हिस्से रह गए? ए एक्स और ए वाई, दो हिस्से हमारे पास रह गए। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ चुके हो कि कोई भी अगर ए वेक्टर एक सदिश दिया है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ के लिख सकते हैं। मतलब एक सदिश दो तरफ दो दिशाओं में काम कर सकता है। एक सदिश दो दिशाओं में अकेले काम कर सकता है, एक्स में भी लग सकता है, वाई में भी लग सकता है, दोनों हिस्सों में लग सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, समझ गए। अब यहाँ पे मुझे ये जानना है कि अगर ये हमारा ए वेक्टर एक्स अक्ष यानी कि क्षैतिज के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, मान कितना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस त्रिभुज को अलग से आपको बनाना पड़ेगा। लेट्स से कि हमने ये त्रिभुज अलग से बना लिया। ए वेक्टर का परिमाण हम ले लेते हैं ए, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है तो हम लिखेंगे कॉस थीटा। बेस को हमने कुछ मान लिया, बेस हमें चाहिए बेस। बेस का मान कितना होगा, यानी कि ए एक्स का जो परिमाण है वो कितना होगा, हम ये जानना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है, हम इसका बेस निकालने के लिए कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे में कण। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ओ और पी और क्यू ऐसे मान लेते हैं। तो चलिए अब बताइए आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा ओपी और कण कितना हो जाएगा? कण हो जाएगा इसका ओ क्यू। इस प्रकार से अगर आप ओपी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपी बराबर हो जाएगा आपका ओ क्यू इंटू कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? ओ क्यू इंटू में कॉस थीटा। तब आप ओपी यानी कि इसका जो आधार है, आधार आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स यहाँ पे आधार है, तो ओपी हम कह सकते हैं हमारा क्या है? ए एक्स है, बराबर कितना आ जाएगा? ओ क्यू हमारा क्या है? ए है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारी जो भुजा है वो क्या है? ए है। आप इस यहाँ पे ए वेक्टर लिखे हैं लेकिन इसका परिमाण रूप में यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका परिमाण रूप में ओ क्यू को हम ए लिख लेंगे तो ए कॉस थीटा ही आ जाए। तो इस प्रकार से आप ए एक्स का परिमाण निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो सदिश दिया हुआ है इसका परिमाण आप निकाल सकते हैं। ये कितना आया है आप यहाँ लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, इस तरीके से। और अगर आप इसको निकालना चाहते हैं इस दिशा में, आपको ए वाई चाहिए, तो ए वाई निकालने के लिए आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? ए वाई निकालने के लिए भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ए वाई निकालना चाहते हैं, ए वाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इसी प्रकार से त्रिभुज बनाइए, लेकिन आपको फिर त्रिभुज ये वाला बनाना पड़ेगा, है ना? ये वाला त्रिभुज बना लीजिए। तो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, ऐसे करके त्रिभुज बना लीजिए। आपको ये वाली लाइन चाहिए ना, ए वाई चाहिए, ये वाला घटक कितना बड़ा है मुझे वो चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता है, इसका परिमाण पता है, ए पता है, ये एंगल थोड़ी पता है आपको, ये एंगल नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे ये एंगल? भाई अगर इतना एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये वाला बचा एंगल कितना हो गया? आप भी जानते हो 90 माइनस थीटा हो गया, है कि नहीं? ये पूरा 90 है, इतना थीटा एंगल है तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 90 माइनस थीटा। चलिए ठीक है सर। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, लेकिन मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो आधार चाहिए ना, मुझे तो आधार चाहिए भाई, तो मुझे आधार चाहिए, ये चाहिए, तो आधार चाहिए तो मैं कॉस वाला लूँगा, तो कॉस लिखूंगा और यहाँ पे एंगल क्या लिखूंगा? एंगल लिखूंगा 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखूंगा। कॉस लूंगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे में कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, यही तो होता है। कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, लंब हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ए वाई इसका आधार हो जाएगा ए वाई, और इसका कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा ए, इस तरीके से। तो ए वाई बराबर, अगर आपने यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा जानते हो तो कितना होता है? साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा होता है, बराबर कितना हो जाएगा? ए वाई अपॉन में ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भाग में ना इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, इस प्रकार से जो हमारा ए वाई आएगा ना वो आएगा ए साइन थीटा। कितना आएगा? ए साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमने वियोजन करना सीख लिया कि भाई अगर हम वियोजन करते हैं तो हमारे पास वियोजन में जो हमारे दो घटक मिलते हैं, एक मिलता है ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, एक मिलता है हमारे पास ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, और एक मिलता है ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से दो घटक प्राप्त हुए। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास सदिश है, जैसे हमने ये सदिश रूप में मान लिया कि हमारे पास ये सदिश है। अब आप इसको दो घटक में इसके तोड़ना चाहते हैं। लेट्स से एक इस दिशा में घटक टूटा, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये हमारा ए एक्स है, जबकि ये ए वेक्टर है, हमारा सदिश टूटा है। इसका जो इस दिशा में यानी ऊर्ध्व घटक है, इसको हम ऊर्ध्व घटक कहते हैं।
ध्यान सुनिएगा, इसको हम ऊर्ध्व घटक कहते हैं और इसको क्षैतिज घटक कहते हैं। तो दो प्रकार के हमारे घटक बनते हैं, एक ऊर्ध्व दिशा में जो घटक टूटेगा, सीधी दिशा में जो घटक टूटेगा उसे वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, या फिर हम उसे ऊर्ध्व घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व घटक कहेंगे। तो इस दिशा में वाई अक्ष की दिशा में जो घटक टूटता है, वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में जो घटक टूटेगा हम उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्व घटक कहेंगे। वो हमारा ए वाई होता है। क्या होता है? ए वाई होता है। वो हमारा निकल के आया ए साइन थीटा। और अगर मैं एक्स अक्ष की दिशा में बात करूं, एक्स अक्ष की दिशा में बात करूं, तो एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक टूट के आता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम कहते हैं ए एक्स, और वो निकल के आता है ए कॉस थीटा। इस तरीके से आपने जान लिया, इस तरीके से आपने जान लिया कि इस दिशा में जो भी घटक टूटेगा उसे हम ए एक्स कहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों को जोड़ दूं, वर्ग करके दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इसको वर्ग करके इसको वर्ग करके अगर मैं जोड़ दूं, तब इन दोनों को अगर मैं वर्ग करके जोड़ दूं, इसका समीकरण नंबर 1 बना देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 बना देता हूँ। जब आप इनको वर्ग करके जोड़ेंगे ना, तो ये बन जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर, और इधर आप इसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आप दोनों को जोड़ेंगे तो कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तब आपका ये निकल के आता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर बराबर क्या निकल के आता है? ए का स्क्वायर। ये निकल के आता है प्यारे बच्चों, ये निकल के आता है, एक यहाँ से ये निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये निकाल लिया। और इसमें और अगर आप वियोजन सीखना चाहते हैं, यानी कि अगर जेड अक्ष भी लाना चाहते हैं, तो जेड अक्ष भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, सारी चीज़ें ऐड हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे कई सारे घटक को जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे के सिलेबस पे इतना ही है। मिलते हैं आप सभी से, आपको क्लास पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में, तब तक सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक आपको एग्जाम्पल दे करके जाता हूँ, होमवर्क दे करके जाता हूँ, सॉल्व करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो ये होमवर्क है, लिख लीजिएगा सारे साथी, यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करना। 2 सदिश दे रहा हूँ, एक है हमारा ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस में 6k कैप, ये एक दिया हुआ है। और बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस माइनस 1 या k कैप लिख देते हैं, सॉरी j कैप लिख देते हैं, और प्लस में 3k कैप। इस तरीके से इन 2 सदिशों का आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस गुणन निकालना है। आपको पता है ना कैसे करना है, कुछ इस प्रकार से लिखेगा आई कैप, लिखेगा जे कैप और लिखेगा के कैप, और इसमें सॉल्व करिएगा। 3 लिखेगा, 5 लिखेगा, माइनस का 6 लिखेगा, 2 लिखेगा, माइनस का 1 लिखेगा और 3 लिखेगा। गुणा करके मुझे इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना होगा। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में, तब तक सब साथी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।